हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट आर इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? तो बच्चे मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल रिसोर्स होते क्या हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उसके 200 मीटर, मान लीजिए 200 मीटर है, ये आपका 200 मीटर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर 200 मीटर के आगे जितना भी पार्ट आ रहा है, यहां पर जो भी रिसोर्स पाया जाता है, भाई मैं इस वाले लेवल की बात नहीं कर रहा, इसके आगे वाले लेवल की बात कर रहा हूं। यहां पर जो भी रिसोर्स पाया जाता है वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, और कोई भी कंट्री उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो इंटरनेशनल है। अगर आप यहां पर कोई भी रिसोर्स पाया जाता है और अगर आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे देश होते हैं, वो आपस में मिलकर बैठते हैं। आपको इजाजत माननी पड़ेगी कि सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 मीटर आगे हमें यहां पर कोई चीज पाई है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, मान लो हमें एक्स पाया है, वो कहेंगे हमें यहां पर कोई चीज पाई है, इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 मीटर आगे आ रहा है, बियॉन्ड आ रहा है। बियॉन्ड मतलब आगे आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। और अगर हमें यहां पर इसे इस्तेमाल करना है तो हमें इजाजत किससे लेनी है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। हमें पोटेंशियल रिसोर्स के कुछ उदाहरण देने हैं। पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में बच्चों मैं पहले आपको बताता हूं। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास अभी उपलब्ध है मगर हम उसे अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों? भविष्य के लिए हमने उस रिसोर्स को बचा के रखा है, इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब मैं आपको समझाता हूं इसके एग्जांपल्स। तो बच्चे अगर आप देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं हमारा भारत। भारत का बच्चों ये जो वेस्ट पार्ट होता है, दिख रहा है भारत का वेस्ट पार्ट, हम जैसे राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, इन दोनों पे काफी ज्यादा पोटेंशियल रिसोर्स पाया जाता है। कौन सा? मैं आपको बताता हूं बच्चे। यहां पर पाया जाता है आपका वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, जिसे अभी हम इस्तेमाल करते हैं मगर बहुत ही कम। आने वाले समय पर हम इसे काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना, भारत के पास पोटेंशियल रिसोर्स है और वो भारत के वेस्ट के अंदर राजस्थान और गुजरात में है, वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, जिसका इस्तेमाल अभी हम उतना नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है बच्चे। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, वाइंड और सोलर, और किस इलाके में कहां पे पाए जाते हैं वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कोई दो इंपॉर्टेंस बताने हैं, महत्व बताने हैं। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं रिसोर्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंस। बच्चे रिसोर्स जो होता है वो इंसान को सरवाइव करने में मदद करवाता है। माने इंसान जो अपना जीवन जी रहा है उसे जीने में बहुत मदद करवाता है रिसोर्स। ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा इंपॉर्टेंस बताता हूं। रिसोर्स की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाती है, मतलब जिंदगी बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बीतती है। आप सबको पता है रिसोर्स ही है, जैसे कि मुझे शहर के इलाके में ठंडी हवा चाहिए, तो मेरे पास एक रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका उपकरण है आपका ये एसी, जिसकी मैं हवा खा के अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाता हूं। तो बच्चे याद रखिएगा, रिसोर्स हमारी जिंदगी की अच्छी क्वालिटी को बनाता है और साथ ही साथ हमें जीवन को सरवाइव करने में हमारी मदद करवाता है। तो ये रिसोर्स के बहुत ही ज्यादा दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। माने कि हमारे पूरे ग्लोब की इकोनॉमी पे कौन सी दो बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दो। सबसे पहली है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी आज उबल रही है आग के बबूले की तरह। ठीक है, तो ये पहला है ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। वो लेयर जो हमारी धरती पे बहुत ही खतरनाक लेयर को आने से रोकती है, माने कि अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है बच्चों। ये जो लेयर हमें बचाती थी ना, ये कहीं कहीं जगह से खराब हो गई है, जिसकी वजह से यूवी रेस हमारी धरती पे आ रही है। और अल्ट्रा वायलेट रेस जब हमारी धरती पे आती है तो हमें बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आती है, जिसका मतलब है स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है। एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का धीरे धीरे हटना। ठीक है बच्चे। नंबर 17, वाई हैज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिकम इसेंशियल।
आज हमारे लिए चारों तरफ जो रिसोर्स बटे हुए वो बराबर मात्रा में बटे, इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, रिसोर्स ना हमारी पूरी धरती में बराबर मात्रा पे नहीं बटे हुए। किसी किसी इलाके में रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो किसी इलाके में रिसोर्स है ही नहीं। तो इक्विटेबल रिसोर्स होना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ बच्चे। आज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमारी चारों तरफ कंट्री में, देखो जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर हमारे देश में हर जगह पर रिसोर्स हो, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा वाइंड एनर्जी और हमारा सोलर एनर्जी ये सिर्फ हमारे इन दो इलाके राजस्थान और गुजरात में है, और जगह तो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, मतलब रिसोर्स बराबर मात्रा में नहीं बटा हुआ। ये ज़रूरी इसलिए ताकि सबको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाए। जहाँ पर रिसोर्स अच्छा पाया जा रहा है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी सुलभ है और ये अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुखद। लेकिन जहाँ पर रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है वो बेचारे बहुत ही बेकार जीवन जी रहे हैं। तो पहला तो सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो पाए, इसलिए रिसोर्स को बराबर मात्रा में चारों तरफ बंटना ज़रूरी है। दूसरा मैं बच्चे आपको बताऊंगा ग्लोबल पीस के लिए। अब यार जाहिर सी बात है, पूरे के पूरे हमारी पृथ्वी पे शांति होनी चाहिए ना। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें, आप जानते हो इंडिया के लोग या फिर अदर कंट्रीज के लोग काफ़ी चिढ़ते हैं, वो कहते हैं यार सऊदी अरेबिया में तो काफ़ी ज़्यादा तेल निकलता है, वहाँ का रिसोर्स है, वहाँ के लोगों के पास तेल के कुएं हैं, बहुत सारे अमीर है, रिच है। तो यहाँ पर शांति कहाँ पर है? किसी पे रिसोर्स है और वो पैसा कमाकर काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो लोग ईर्ष्या रख रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं। इससे शांति तो नहीं है ना बच्चे। अगर रिसोर्स चारों तरफ बराबर बटेंगे तो कोई भी किसी और को देखकर जेलसी नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, जिससे कि पीस मतलब बिल्कुल बना रहेगा। तो ग्लोबल पीस के लिए भी हमारा रिसोर्स को इक्विटेबल मात्रा में बंटना ज़रूरी है। Question number 18. Why was the International Earth Summit convened in Rio de Janeiro, Brazil in 1992? तो बच्चों यहाँ पर सवाल कह रहा है इंटरनेशनल अर्थ सुमिट, एक कमेटी, एक मीटिंग बैठी थी जो कि आपकी ब्राज़ील के अंदर थी, रियो दे जनेरियो में, आपका 1992 में। तो सन 92 में ब्राज़ील में ये मीटिंग क्यों बैठाई गई? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ इस मीटिंग का कारण क्या था। भैया ये मीटिंग इसलिए बैठाई गई थी ताकि हमारे पूरे के पूरे ग्लोब में ये जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए सब लोगों को बुलाया गया और ब्राज़ील में 1992 में इस मीटिंग को रखा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सन 1992 में ब्राज़ील में इस मीटिंग को रखा गया ताकि ग्लोब में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21? एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ एजेंडा 21 का उद्देश्य ये है, यहाँ पे एजेंडा 21 में ये होता है कि एक जंग छेड़ रखी है, एक जंग कर रखी है, कॉम्बैट कर रखी है हमारे इकोनॉमिक डैमेज के साथ। हमारी जो ग्लोब में जितना भी डैमेज हुआ है इसके खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग, पॉवर्टी के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है, इसके साथ साथ म्यूचुअल नीड्स को ना पूरा करना है, जो लोगों के बीच की ज़रूरतें हैं ना उन ज़रूरतों को पूरा करना है, इसे म्यूचुअल नीड्स कहते हैं। साथ ही साथ लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। एजेंडा 21 में हमें लोगों को बताना है उनकी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी बताने से नहीं होता, जिम्मेदारी को फील करो और अपने आप को जिम्मेदार बनो। इसके साथ साथ पूरे ग्लोब में जो बीमारियां फैल रही है बच्चों को या फिर बड़ों को, जैसे आप कोविड के बारे में जानते हैं, ये ग्लोबल डिजीज थी, ऐसी बीमारियों को रोकना है। तो ये सारे के सारे काम एजेंडा 21 में आते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20. विच स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट? माने कि वो कौन कौन से राज्य हमारे भारत के जहां पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं मिनरल्स और आपका कोल डिपॉजिट, ये दो चीज़ें आपके कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। एक आपकी पाई जाती है झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश, और देखो तीनों एक साथ ही है, दिख रहे हैं आपको, झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये तीन वो राज्य है जहां पर मिनरल्स और आपका कोल डिपॉजिट काफी ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डज द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख लैक इन? माने कि अगर हम बात करें लद्दाख की, जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, उसमें किस चीज़ की कमी है? तो बच्चे हम अगर बात करें लद्दाख की, देख सकते हो लद्दाख की तस्वीरें हैं, जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि वाटर रिसोर्स, लद्दाख में पीने वाले पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वहाँ पर जैसे रोड्स का डेवलपमेंट का। अगर आप जैसे किसी अच्छी जगह, जैसे आप बेंगलुरु जाते हो, वहाँ
पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिखेगा, आपको हाईवेज दिखेंगे, रोड्स दिखेंगे, ब्रिज दिखेंगे, मेट्रो स्टेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमारे देश के अंदर बनावटी है ना, चीज़ें बना रखी है, जैसे पार्क बना रखे हैं और आपके स्विमिंग पूल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लद्दाख में इस चीज़ की कमी है। इसके साथ साथ वाइटल मिनरल, माने कि वो मिनरल जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन को जीने के लिए, उस मिनरल की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है लद्दाख में। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह, मतलब इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट? किस तरीके से रिसोर्स हमारी तरक्की में अपना योगदान देते हैं? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, रिसोर्स जो होते हैं वो किस तरीके से तरक्की में योगदान देते हैं। अगर हमारे रिसोर्स को, अगर हमें रिसोर्स से डेवलपमेंट करवानी है तो हमें सही मात्रा में टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए। अगर हमें ये 2 चीज़ें सही मात्रा और सही तरीके से मिले तो हमारे रिसोर्स पक्का हमारी तरक्की में हमारी मदद करवाएंगे। एक है आपका टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका इंस्टीट्यूशन। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी आर द रूट कॉजेस फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल? मतलब कि महात्मा गांधी के अनुसार ये जो पूरे ग्लोब में रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, इसका मेन जड़ वाला कारण क्या है? तो बच्चे महात्मा गांधी जी के अनुसार ये जो हमारे रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, इसकी मेन जड़ का कारण क्या है? बच्चे ग्रीडी लोग, सेल्फिश लोग और साथ साथ आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। महात्मा गांधी के आधार पर ग्रीडी लोग, सेल्फिशनेस लोग और साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन तीनों की वजह से आज हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, रिसोर्स कम होता जा रहा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिसोर्स कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। माने कि हमें फिजिकल और आपके ह्यूमन फैक्टर बताने हैं जिसके आधार पर हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिकल फैक्टर जिसके आधार पर हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, माने कि ज़मीन को देखना, पहाड़ी वाला इलाका है, प्लेन्स इलाका है, प्लेट्यू वाला इलाका है, क्योंकि अलग अलग इलाके के लिए ज़मीन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ क्लाइमेट को देखकर हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर क्लाइमेट गर्म है वहां पर कुछ वैसा काम किया जाए जैसे गर्म वाला काम हो सके, जो ठंडा है वहां पर वाइंड एनर्जी ले सकते हैं, यहाँ पे हवाएं तेज चल रही हैं। तो बच्चे क्लाइमेट के आधार पर भी हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं और सॉइल को देखकर भी, जिस तरह की मिट्टी होगी उसी तरह की क्रॉप भी वहां पर उग सकती है। ठीक है। इसके अलावा हम ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं कि वो कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर है जिसके आधार पर हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप सब जानते हैं आजकल की डेट में कोई भी अगर शॉप खोलना चाहता है तो उस जगह पर शॉप खोलना चाहता है जहां पर ज़्यादा जनसंख्या हो लोगों की, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे वहीं पर तो दुकान खोलेगी, ज़्यादा कस्टमर वहीं पर आएंगे। तो पॉपुलेशन को देखकर भी हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ कल्चर को, भाई कल्चर भी हमारी लैंड यूज़ में काम आती है। हमारे रीति रिवाज के आधार पर भी हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भूमि पूजन हो गया, भूमि उद्यान हो गया, काफ़ी सारी ऐसे कल्चर रीति रिवाज है जिनकी वजह से हम अपने लैंड को इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है। जैसे मैं बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और उत्तराखंड में काफ़ी सारी परंपराएं हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशन है, जैसे कि हमारे भूमि देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिस जगह पर हम घर बनाते हैं हमारे जो भूमि देव होते हैं। तो बच्चे ये सारी चीज़ ह्यूमन फैक्टर है जिसके आधार पर हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करूं मैं मिट्टी की, तो मिट्टी के आधार पर लैंड को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करें परंपराओं की, तो परंपरा के आधार पर ज़मीन को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अलग अलग फैक्टर के लिए ज़मीन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।